क्या नफरत की राजनीति अब खुद पर भारी पड़ने लगी है? क्या हर बार भावनाओं की आड़ लेकर सवालों से बचा जा सकता है? और अगर एक दिन ये रणनीति काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? पुष्कर सिंह धामी लगातार ऐसे फैसलों और बयानों को लेकर चर्चा में हैं जो सरकार के लिए ही बैकफायर साबित हो रहे हैं। चाहे वो बहुचर्चित अंकिता भंडारी केस की सीबीआई जांच का मुद्दा हो या फिर भावनात्मक बयानबाजी और राजनीतिक संदेशों का दौर, सवाल यही है कि क्या यह रणनीति लंबे समय तक चल सकती है? क्या मुख्यमंत्री को गलत सलाह दी जा रही है या फिर ये सोचा जा रहा है कि जन विरोधी फैसलों और विवादों को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से ढक दिया जाएगा? सोशल मीडिया पर धामी नाम से चल रहे कई अकाउंट एक नैरेटिव गढ़ रहे हैं, लेकिन क्या जनता सिर्फ उन्हीं पेजों को देख रही है या फिर लोग अब हर पहलू को समझने लगे हैं, जानने की कोशिश करने लगे हैं? इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीआई जांच के सियासी मायने क्या हैं, आंसुओं के साथ की जाने वाली भावनात्मक अपील जनता के असली सवालों को कितना ढक पाएगी, सोशल मीडिया की सच्चाई क्या है और उत्तराखंड की राजनीति को किस तरह नफरत की भूल भुलैया में धकेला जा रहा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में एक बड़ा सवाल आपका इंतजार कर रहा है। क्या नफरत की राजनीति की भी एक्सपायरी डेट होती है? नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। यह मंच किसी कारपोरेट का नहीं है, न ही किसी सत्ता का सहारा है। यह सिर्फ एक कोशिश है आप तक सच पहुंचाने की। घोर आर्थिक संकट के बावजूद और बिना संसाधनों के हम इसे चला रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं आज के दौर में सच सबसे बड़े संकट में है। लेकिन सच की यह आवाज तभी जिंदा रहेगी जब आप साथ में खड़े होंगे। अगर आपको लगता है कि सवाल पूछते रहना जरूरी है तो कृपया अपने आर्थिक सहयोग से इस कोशिश को टूटने से बचाइए। आपका छोटा सा सहयोग सिर्फ मदद नहीं, सच के साथ खड़े होने का साहस है। चलिए शुरुआत करते हैं अंकिता मामले की सीबीआई जांच से। सवाल सीधा है लेकिन जवाब उलझा हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जैसे ठान लिया है कि जांच होगी तो अनिल जोशी की एफआईआर पर ही होगी, लेकिन 8 फरवरी की महापंचायत में खुद अंकिता के माता पिता इस बात पर अपना असंतोष जता चुके हैं। राज्य भर में लोग पूछ रहे हैं, आखिर यह अनिल जोशी कौन हैं जो इतने संवेदनशील मामले में आधार बन गए हैं? परिवार की आपत्ति के बावजूद जांच की दिशा क्यों तय की गई? जनता सवाल कर रही है, पीड़ित परिवार सवाल कर रहा है, लेकिन सरकार अपने फैसले पर अडिग दिख रही है। चाहे विरोध बढ़े, चाहे पूरा राज्य सवालों के साथ खड़ा हो जाए, रुख बदलने का कोई संकेत नहीं। ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्या यह सिर्फ प्रशासनिक निर्णय है या इसके पीछे कोई राजनीतिक गणित है? इन सवालों के जवाब आसान नहीं है, लेकिन इन्हें पूछना जरूरी है। अंकिता प्रकरण में पहले ही आलोचनाओं का सामना कर रहे पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर चर्चा में आ गए। इस बार वजह बना एक भावनात्मक दृश्य। एक मंच पर उनकी पत्नी गीता धामी रो पड़ी। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी का इस तरह सार्वजनिक रूप से बिना किसी खास वजह के रोना और फिर ट्रोल किया जाना, यह निश्चय ही दुर्भाग्यपूर्ण है। व्यक्तिगत भावनाओं का मजाक उड़ाना किसी भी स्वस्थ समाज की निशानी नहीं माना जा सकता। लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होता। उसी दिन कुछ ही घंटे पहले देहरादून के परेड ग्राउंड के बाहर हुई महापंचायत में अंकिता की मां को भी लोगों ने चुपचाप रोते हुए देखा था। एक तरफ सत्ता के मंच से बहते आंसू, दूसरी तरफ न्याय की मांग में डूबी एक मां की खामोश पीड़ा। समाज ने किसे ज्यादा गंभीरता से लिया? किसके आंसू लोगों को असली लगे और क्यों?
यही वह तुलना है जिसने बहस को और तेज कर दिया। इस विषय पर विस्तृत चर्चा आप इसी चैनल पर पहले वीडियो में देख चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक अमेरिकी संस्था ने हेट स्पीच के मामले में पूरे देश में पहला स्थान दिया है। यह कोई सोशल मीडिया पोल नहीं था, बल्कि तय मानकों के आधार पर की गई एक रैंकिंग थी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि मुझे पहला नंबर कैसे दे दिया गया। मैं तो किसी से हेट करता ही नहीं। सवाल यह है कि क्या सचमुच मुख्यमंत्री को नहीं पता कि हेट स्पीच की परिभाषा क्या होती है, या फिर वे उस परिभाषा से सहमत नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसी रैंकिंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय मानकों के आधार पर तैयार की जाती है, जहां भाषणों, सार्वजनिक बयानों और उनके प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है। मतलब यह है कि ये व्यक्तिगत राय नहीं, बल्कि स्थापित मानदंडों पर आधारित मूल्यांकन होता है। मुख्यमंत्री को शायद यह जानना चाहिए कि हेट स्पीच केवल व्यक्तिगत नफरत का बयान नहीं होती, बल्कि वह भाषा भी होती है जो समाज में विभाजन, भय या वैमनस्य को बढ़ावा दे। अब सवाल आपके सामने, क्या यह रैंकिंग गलत है, या फिर हमें अपने सार्वजनिक विमर्श की भाषा पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है? अब बात कोटद्वार के दीपक कुमार के मामले की। मुख्यमंत्री की टिप्पणी सभी ने सुनी। पहले कहा उन्होंने कि कोई भी अपने नाम के साथ कुछ भी लगाए, सब स्वतंत्र हैं, और अगले ही पल बात मोड़ते हुए कांग्रेस के युवराज कहकर राहुल गांधी पर निशाना साध दिया। यानी कि मुद्दा कुछ और निशाना कहीं और। जब जवाब कठिन हो जाए तो राजनीति आसान रास्ता चुन लेती है। उधर कोटद्वार में दीपक और विजय रावत पर मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन जिन लोगों ने खुले आम गालियां दी, हुड़दंग किया, उन्हें अज्ञात बता दिया गया। नाम सबको पता थे, वीडियो सब ने देखे, भाषण खुले मंच से हुए, लेकिन कार्रवाई के नाम पर ज्यादातर खामोशी। यही खामोशी सवाल खड़े करती है। दीपक का नाम कोटद्वार और उत्तराखंड से निकलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया। लोगों ने सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं देखी, उन्होंने पुलिस का रवैया भी देखा, सरकार का रवैया भी देखा। जितनी गालियां मिली उतनी ही सहानुभूति भी बढ़ी। जब आर्थिक संकट की बात सामने आई तो मदद के हजारों हाथ उठ खड़े हुए, और शायद यही बात कुछ लोगों को सबसे ज्यादा चुभी। फिर अचानक मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा उछाला गया, लेकिन यह दांव भी उल्टा पड़ गया, क्योंकि तथ्यों ने शोर को पीछे छोड़ दिया। सवाल वही, क्या हर बार ध्यान भटकाने की रणनीति काम करेगी, या लोग अब घटनाओं के पीछे का पैटर्न पहचानने लगे हैं? जरा सन 2022 के विधानसभा चुनाव को याद कीजिए, जब मुकाबला कड़ा हो चला था और बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही थी। तभी एक शिगुफा उछाला गया कि हरीश रावत देहरादून में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। हरीश रावत बार बार पूछते रहे, मेरा ऐसा कौन सा बयान है, दिखाइए। लेकिन झूठ के नक्कारखाने में सवालों की तूती कहां सुनी जाती। एक झूठ ने माहौल बदल दिया, चुनाव का रुख बदल गया और बीजेपी सत्ता में लौट आई। हालांकि विडंबना देखिए, मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश किए गए पुष्कर सिंह धामी खुद खटीमा सीट से चुनाव हार गए। अब वर्तमान पर लौटते हैं। सरकार कई जनविरोधी फैसलों को लेकर घिरी हुई है, आलोचनाएं तेज हैं। ऐसे में एक बार फिर वही मुद्दा, मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इस बार दावा किया गया कि देहरादून के धोरण क्षेत्र में कांग्रेस ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए जमीन दी थी। माहौल बनाने की बढ़िया कोशिश हुई, लेकिन जिस व्यक्ति को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आगे किया गया, वह पत्रकार रोबिन सिंह चौहान के एक सीधा सवाल पूछते ही ऐसे उलझ गए कि पूरा नैरेटिव बिखर गया। सुनिए। एक तो पहले आप वो बहुत जल्दी है, लेटर पढ़ के बता दो। हाँ, जहाँ पे लिखा है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुल रही हाँ, जिसमें सिर्फ मुस्लिम बच्चे पढ़ेंगे, यही आशा है। बिल्कुल, वो पढ़ के बता दीजिए। और दूसरा सुन लो। एक प्रश्न पे आप आते हैं, उसमें जवाब। एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, बहादुर शाह जफर, नई दिल्ली,
शैक्षिक संस्थान की स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 154 उत्तरांचल जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम उपांतरण आदेश 2003 दिनांक 15/1/2004 के जनपद देहरादून के विकास नगर परगना में हरियावाला में 20 एकड़ संकीर्णीय भूमि अधिकार वाली भूमि का संक्रमण प्रतिबंधों के साथ प्रदान करती है। कहाँ है? नहीं रुको भाई साहब। हाँ, नहीं, इसमें ये लिखा है कि ये संस्था जो है धार्मिक संस्था है। शिक्षण नहीं, शिक्षण नहीं है ये। उसमें क्या लिखा है? एक मिनट दोबारा पढ़ दो। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है। नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं। हाँ, इसमें ये शिक्षण संस्थान लिखा है, इसमें विद्यालय लिखा है, लेकिन साथ में ये भी लिखा है ये धर्मार्थ संस्था है। कहाँ लिखा आपने लिखा है ना? अरे पढ़ के बताओ ना। अच्छा, एक मिनट दिखाते हैं वो चीज। चलो छोड़ो, इसे छोड़ो। ना, पहले आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो मुद्दा आग पकड़ने के लिए उछाला गया था वह सवालों की रोशनी में फीका पड़ गया। सवाल फिर वही है, क्या हर संकट में एक नया भावनात्मक और नफरती मुद्दा खड़ा कर देना राजनीति की अस्थायी रणनीति हो सकता है? क्या जनता हर बार ऐसे छलावे में आती रहेगी? हर बार काठ की हांडी ऐसे ही चढ़ती रहेगी? बाद में इस जमीन की पूरी सच्चाई सामने आई, मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाली जमीन की। दरअसल 2004 में एनडी तिवारी सरकार ने एक मुस्लिम व्यक्ति के धर्मार्थ ट्रस्ट को विद्यालय बनाने के लिए जमीन आवंटित की थी धोरण में। सरकार ने शर्त रखी थी कि स्कूल खोलनी है तो 20 एकड़ जमीन चाहिए। वो व्यक्ति 20 एकड़ जमीन की व्यवस्था नहीं कर पाया और सरकार ने वो आवंटन रद्द कर दिया। वो व्यक्ति हाई कोर्ट गया और अपनी खरीदी हुई जमीन, जो कुछ वो खरीद पाया था, उसको बेचने की अनुमति मांगी। हाई कोर्ट ने इस शर्त पर जमीन बेचने की अनुमति उसे दे दी कि जमीन का लैंड यूज नहीं बदला जाएगा, यानी कि वह कृषि भूमि है, उसे अकृषि नहीं किया जाएगा। अब आई बीजेपी सरकार। एक फोटो में दिख रहा है कि जमीन का वह मालिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चेक दे रहा है। इसके बाद जमीन पर प्लॉटिंग शुरू हो गई। 165 लोगों को जमीन बेच दी गई। कुछ प्लॉटों का लैंड यूज भी चेंज कर दिया गया, यानी कि हाई कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया गया। ये सब बीजेपी की सरकार में हुआ। सुनिए इस बारे में क्या कहा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने। तो 2022 में किसकी सरकार थी? इन्हीं की सरकार थी। इन्हीं की सरकार में उस संस्थान को वो भूमि सरेआम बेचने की परमिशन हुई और उन्होंने वो भूमि बेची, सरकार ने उसकी रजिस्ट्री की। तो मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि आप तो दोषी हैं कि आपने उस भूमि को बेचकर तिजारत की है। आपने उस भूमि को बेचने की परमिशन देकर तिजारत की है, उस भूमि को बेचने की इजाजत देकर तिजारत की है और आप लाभार्थी हैं। इसलिए एक ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार के कामों में मुख्यमंत्री होकर संलिप्त हैं, उनको कांग्रेस पर कोई प्रश्न करने का अधिकार नहीं है। और अगर वो फिर भी कुछ प्रश्न करना चाहते हैं तो मैं चुनौती देता हूं कि वो मीडिया के सामने आए और हमारे प्रश्नों का उत्तर दें। और अगर हमसे वो प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हम उनके प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। ये छुपकर अलग से मीटिंग करके डेमोग्राफी चेंज हो गई, हिंदू मुस्लिम हो गया, ये हो गया, सो हो गया, दूषित कर दिया, दूषित खुद कर रहे हैं देवभूमि को और बवाल भी खुद कर रहे हैं। एक विनोद चौहान जी का भी बयान आया है, उन्होंने कटाक्ष किया है प्रीतम सिंह जी के बयान पे कि प्रीतम सिंह जी ने कहा है कि उसमें मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहाँ लिखा हुआ है। तो धर्मपुर विधायक विनोद चमोली जी कहते हैं कि तो अंडरस्टूड है, इसमें लिखने वाली कौन सी बात है। विनोद चमोली जी भी उसी खेत की राशन खा रहे हैं। तो जब जैसा अन्न खाएंगे वैसी बुद्धि आएगी। तो वो उस खेत की राशन खा रहे हैं तो उनकी बुद्धि भी उसी तरह की है, वो कोई उससे अछूते नहीं है। ये कितना बचकानी बात है कि प्रीतम सिंह जी ने एक जायज बात कही कि कहां उसमें लिखा हुआ है और वो कह रहे हैं कि अंडरस्टूड है। अंडरस्टूड उनकी दिमागों में है, क्योंकि उनके दिमागों में उसी बात को पनपने की परिस्थितियां हैं, इसलिए उनकी दिमाग में वही बात पनप रही है चमोली जी के। तो चूंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, तो वो बीजेपी के खेत की राशन खा रहे हैं तो इसलिए उनका मन भी वैसा है। ठीक है।
अब जरा बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री के समर्थन में चलाए जा रहे सोशल मीडिया पेजों की। एक पेज इस मामले में पहले से ही बदनाम है। नाम है इस पेज का वसूली अभियान मोर्चा। ये पेज कितना झूठ फैलाता है इसका उदाहरण मेरे खिलाफ इस पेज पर फैलाया गया प्रोपेगेंडा है। दरअसल मैं पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के आंदोलन में शामिल हुआ था और इसी दौरान मैंने सोशल मीडिया पर जाने माने पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का विरोध किया था। तो इस पेज ने, वसूली अभियान मोर्चा पेज ने, मुझे कश्मीर का बताते हुए लिखा कि लेह में आग लगाने के बाद में उत्तराखंड में युवाओं को भड़का रहा हूं। सरकार की सह पर मेरे खिलाफ यह दुष्प्रचार बाद में सैकड़ों सोशल मीडिया अकाउंट से भी करवाया गया। इसकी शिकायत की तो शिकायत फिलहाल थाने चौकी घूम रही है, पता नहीं कहां जा रही है। कार्रवाई कोई नहीं हुई। वसूली अभियान मोर्चा की तर्ज पर ही आजकल कई इस तरह के फर्जी पेज चलाए जा रहे हैं। धाकड़ धामी, धामी की धमक, धामी का विकल्प रहित संकल्प, सनातनी धामी, ऐसे दर्जनों पेज चलाए जा रहे हैं जिनके माध्यम से झूठ और नफरत परोसी जा रही है और इन पेजों को बाकायदा पैसा देकर बूस्ट करवाया जा रहा है, आगे बढ़वाया जा रहा है पैसे देकर। इसके अलावा आजकल जरा सांप्रदायिक सौहार्द वाली पोस्टों के कमेंट पढ़िए। ऐसी पोस्टों में नफरती कमेंटों की बाढ़ सी आ जाती है और ये सब भी पैसे देकर करवाया जा रहा है। सोशल मीडिया के इन धाकड़ साहब की हालत ये है कि में कांग्रेस की रैली से इतने डर गए कि रैली से पहले ही पूरे शहर में जहां कांग्रेस के बैनर लगाए गए थे वो उतरवा दिए। देख लीजिए। टीम इस टाइम सुबह से मुस्तैद है, लगातार होर्डिंग को उतार रही है। दिलीप, ये रिकॉर्ड करना, ऊपर निकालते हुए रिकॉर्डिंग करना। ये इस टाइम आज हमारा कार्यक्रम है। नगर निगम की टीम यहाँ पे कहा जा रहा है कि नगर आयुक्त के द्वारा हमारे जो होर्डिंग है यहाँ पे, और ये तमाम हमारे साथी, ये सब कर्मचारी साथी हैं, हम इन सब की रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन नगर आयुक्त के द्वारा अगर इस प्रकार का कुकृत्य, राज्य सरकार के द्वारा इस प्रकार का अगर कुकृत्य किया जा रहा है तो निश्चित रूप से ये बहुत ही निंदनीय है। और इस प्रकार सरकार की जो तानाशाही है कि जो हमारे जो आज के कार्यक्रम है उसके सारे होर्डिंग को किस प्रकार से उतारा जा रहा है नगर निगम की टीम के द्वारा, मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और मैं नगर आयुक्त को भी कहना चाहता हूँ, जो आप ये कुकृत्य कर रहे हैं, सरकार के इशारे पे जो कुकृत्य आपके द्वारा किया जा रहा है कि आज कांग्रेस पार्टी का राजभवन घेराव है और ये लगातार इस प्रकार से होर्डिंग को, हमारे जो होर्डिंग लगे हुए थे, इनको उतार रहे हैं। सवाल फिर वही, क्या झूठ हमेशा जीतता रहेगा? क्या प्रोपेगेंडा ही लोकतंत्र का भविष्य है? क्या नफरत की आग से ही हमेशा वोटों की फसल काटी जाती रहेगी? इतिहास गवाह है, झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। प्रोपेगेंडा चाहे जितना शोर मचा ले, सच की एक ठोस दस्तक उसे बेनकाब कर ही देती है। भ्रम फैलाना आसान है, लेकिन लोगों को हमेशा भ्रम में रखना असंभव। जिस दिन जनता ने साफ साफ देखना शुरू कर दिया, जिस दिन सच को समझने की कोशिश तेज हो गई, उस दिन क्या होगा मुख्यमंत्री जी? सत्ता का शोर कुछ समय तक सच को दबा सकता है, मिटा नहीं सकता। जब नफरत थक कर अपनी मौत खुद मर जाएगी, तब बचेगा सिर्फ सच और फिर जनता करेगी एक निर्णायक फैसला। तैयार रहिएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि यह आवाज जरूरी है, अगर आपको लगता है कि जन सरोकारों की बात दबनी नहीं चाहिए, तो आपका साथ हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आप वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके इस कोशिश को मजबूत बना सकते हैं। और अगर संभव हो तो एक छोटी सी आर्थिक मदद देकर इस मंच को टिकाए रखने में भागीदार बन सकते हैं। हम किसी राजनीतिक दल, किसी धन्ना सेठ या किसी सरकार के आगे हाथ नहीं फैलाते। इसलिए हम बेबाकी से, बिना डर के सिर्फ जनता की बात कर पाते हैं। आपका सहयोग हमें हौसला देता है सच बोलने का, सवाल पूछने का और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए खड़े रहने का। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। डीएन पांडे जी ने फिर से आर्थिक सहयोग भेजा है।
आप कई बार आर्थिक सहयोग कर चुके हैं, आपका बहुत बहुत आभार। मोहिनुद्दीन पीरजादा जी का भी आर्थिक सहयोग के लिए धन्यवाद, आभार। साथियों, आपका भरोसा ही हमारी ताकत है। फिर से आभार। जल्द मिलेंगे एक और मुद्दे के साथ, एक और सच के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।